व्हाट्सअप, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल यानी कि 11 अप्रैल और आज यानी कि 12 अप्रैल के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीजें हुई हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं 11 तारीख से। 11 तारीख को भाई लोग अगर हम देखें तो सबसे बड़ी और सबसे खास न्यूज है अबाउट द एक्स्ट्राडिशन ऑफ तहव्वुर राणा। His entire full name is Tahawwur Hussain Rana. He is a Pakistani origin Canadian American citizen जो बेसिकली ही इज हाईली वांटेड इन इंडिया फॉर द 26/11 फियास्को जो हुआ था, टेररिस्ट अटैक जो हुआ था, उसके लिए ये वांटेड है। ये अमेरिका में छुप के बैठा हुआ था तब से और बहुत टाइम से इसके ऊपर ट्राई कर रही है इंडिया इनको एक्स्ट्राडाइट करने का, बेसिकली ताकि अमेरिका की गवर्नमेंट इसको बाइज्जत और सारी कार्रवाई के साथ वापस भेज दे, पकड़ के बेसिकली इंडिया को वापस दे दे ताकि इंडिया में इसके अगेंस्ट कार्रवाई और पूरी इन्वेस्टिगेशन चल पाए। फाइनली बहुत टाइम से ये कोशिशें करने के बाद राणा हैज बीन एक्स्ट्राडाइटेड टू दिल्ली एंड हैज बीन अरेस्टेड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया. So Tahawwur Hussain Rana, the Pakistani origin Canadian American wanted for his role in 26/11 Mumbai terror attacks conspiracy was brought to Delhi by a special flight on Thursday. इस तरीके के मुजरिमों को जो इतने बड़े वांटेड होते हैं इनको आप सीधा सीधा नॉर्मल फ्लाइट्स वगैरह में नहीं ला सकते, इनको बाकायदा प्रोसीजर के साथ एक्स्ट्राडाइट किया जाता है. He had also filed an appeal in the US कोर्ट विच इज इन न्यूयॉर्क और उस अपील को यूएस के कोर्ट ने रिजेक्ट की, तब जाके फाइनली ही हैज बीन एक्स्ट्राडाइटेड. उन्होंने अपील फाइल की थी अगेंस्ट कि बेसिकली इंडिया ना भेजा जाए मुझे, वहां मेरे साथ गलत सलूक होगा, मेरे साथ ये होगा वो होगा. तो बेसिकली हिज अपील वाज कि प्लीज रिजेक्ट माय एक्स्ट्राडिशन पिटिशन बाय इंडिया, बट द यूएस कोर्ट एक्चुअली रिजेक्टेड हिज पिटिशन. ठीक है, लोग एक सेकेंड रुकना, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग. Right. Next was brought to Delhi by a special flight on Thursday evening following his extradition from the United States and formally arrested by the National Investigation Agency. Rana was produced before Special NIA Judge Chandarjeet Singh, who is hearing arguments on Rana's custody proceedings. Senior Advocate Dayan Krishnan and Special Public Prosecutor Narendra Mann represented the NIA. The court reserved orders on the NIA plea seeking 20-day custody of Rana. यहाँ पर दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तरफ से एडवोकेट पीयूष सचदेवा ही वाज प्रेजेंट. ही इज गोइंग टू बी राणाज लॉयर. राणा के साइड से ये लड़ने वाले हैं. एंड देन ही वाज ब्रॉट टू द पटियाला हाई कोर्ट इन द कैवलकेड ऑफ व्हीकल्स. बहुत सारे, बिकॉज हाई सिक्योरिटी की जरूरत है भाई, लोगों के सामने छोड़ दो, लोग ही निपटा दे. Including a jail van, armored special vehicles and tactics SWAT basically vehicles and an ambulance. Ahead of production of Rana before the court, दिल्ली पुलिस ने पूरे के पूरे प्रेस पर्सन्स जो मीडिया वाले थे उनको वहां से हटाया. पब्लिक जो पहुंच गई थी कोर्ट के प्रीमाइसेस में उनको हटाया गया और साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये सारी की सारी चीजें की गई. राणा का जो ये एक्स्ट्राडिशन है ये बेसिकली ट्रिगर हुआ है, ये बेसिकली इसने ट्रिगर किया एक बहुत ही हीटेड एक्सचेंज बिटवीन द भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस. विथ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, एजर्ट कर रही है कि इट इज रिफ्लेक्टेड या बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स न्यू इंडियाज जीरो टॉलरेंस रिजॉल्व एंड पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म. कि नाउ जो न्यू इंडिया, नया इंडिया हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसकी पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है ऑफ एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म. ऑन दी अदर हैंड, ऐसा बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पीच में कहा था. ऑन द अदर हैंड कांग्रेस ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए ये बोला कि दे रश्ड टू टेक क्रेडिट. उनका ये कहना है कि एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग तो बहुत सालों से चलती आ रही है, जिसको इनिशिएट एक्चुअली कांग्रेस ने किया था, बस खत्म इन्होंने किया है, तो दे हैव रश्ड टू टेक द एंटायर क्रेडिट, क्लेमिंग दैट द एक्स्ट्राडिशन वाज अ रिजल्ट ऑफ इयर्स ऑफ डिप्लोमैटिक ग्राउंडवर्क जो कि एक्चुअली यूपीए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था. तिहाड़ जेल के ऑफिशियल्स का कहना है कि पूरी तैयारी हो चुकी है, बहुत हाई सिक्योरिटी वार्ड एक प्रिपेयर किया जा चुका है उनको रखने के लिए. Born in Pakistan, Rana studied at the Pakistani Military Academy.
इन हसन अब्दुल इन पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस जो है, वेयर ही बिकेम फ्रेंड्स विद डेविड कोलमैन हेडली, ऑल्सो नोन एज दाऊद गिलानी, द लश्कर ए तैयबा ऑपरेटिव, जिन्होंने कंडक्ट किया था ये पूरा का पूरा मुंबई टेरर अटैक्स को. तो ही वाज द मास्टरमाइंड. द अटैक लेफ्ट 166 पीपल डेड एंड 238 पीपल इंजर्ड. जो ताज होटल में ये अटैक्स हुए थे. राणा हैज सर्व्ड एज अ डॉक्टर इन पाकिस्तानी आर्मी बहुत सालों तक. इससे पहले कि आफ्टर दैट बेसिकली ही मूव टू कनाडा और उसके बाद ही मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स. दोनों ही कंट्रीज की सिटीजनशिप लेते हुए. दोनों कंट्रीज में ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है. इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है. अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडिया की सिटीजनशिप लैप्स हो जाती है. ऑन द अदर हैंड यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में अलाउड है. यू कैन हैव 2 year ड्यूअल सिटीजनशिप. सो ही वाज अ कैनेडियन अमेरिकन फेलो. It is alleged that Headley made 8 visits to India for reconnaissance of potential targets. During those visits, he contacted Rana 231 times and kept him in the loop on the attack plans. तो जब ये 8 बार इंडिया विजिट किया इस बंदे ने, he kept Rana on the loop and he was constantly in connection with या in contact with Rana. Headley also opened the Mumbai branch office of Rana's immigration law business फॉर यूज एज अ फ्रंट. बेसिकली ऐसा कुछ भी हरकत कर रहे होते हैं, महीनों उसका प्रिपरेशन चलता है, उसके लिए एक फ्रंट बिठाना पड़ता है कुछ बेसिकली जो जिसके पीछे आप एक्शंस कर रहे हो तो वो चीज आपके ढक ले. तो इस तरीके से एक बिजनेस खोला था और राणा ने उस चीज को हेल्प किया था, उस बिजनेस को सेटअप करने में. एन इंडियन बिजनेस वीजा डेज बिफोर द टेरर स्ट्राइक्स जो नवंबर 2008 में हुआ था, राणा और उनकी वाइफ दोनों ही मुंबई गए, दिल्ली गए, यूपी गए, गुजरात गए और केरला गए ड्यूरिंग देयर 11th विजिट टू इंडिया. अच्छा, अगर हम पूरे प्रोसेस की बात करें कि एक्सट्रेडिशन के लिए क्या प्रोसेस कैरी आउट की गई है, तो आफ्टर अ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टिव, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक केस रजिस्टर किया अगेंस्ट बोथ हेडले एंड राणा नवंबर 11, 2009 को, अलेजिंग मतलब आरोप लगाते हुए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अमंग मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स एलईटी एंड हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, ठीक है, हुजी जिसको बोला जाता है, टू कमिट टेररिस्ट एक्ट्स इन दिल्ली एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये जो एजेंसी है इन्होंने चार्जशीट फाइल की अगेंस्ट बोथ ऑफ देम और इसके अलावा 7 और दिसंबर 2011 में. बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, इंडिया फाइनली मूव्ड अ फॉर्मल रिक्वेस्ट दिसंबर 2019 में टू यूएसए, जहां पर कोर्ट प्रोसीडिंग्स 10 जून 2020 को चालू हुई. यूएसए के कोर्ट ने अप्रूव किया फाइनली एक्सट्रेडिशन May 16, 2023 में, which was then challenged. However, on August 15 last year, USA का Court of Appeals upheld the order. The US Supreme Court also denied Rana's review petition on January 21st, 2025, very recently. On February 13, Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump issued a joint statement declaring that Rana would be extradited to India. He was handed over to the NIA team on 9th of April finally. So this is a huge news for India and it's a good news for India. Finally, एक अपराधी जो बहुत बड़े लेवल पे जिम्मेदार था for carrying out all the terror attacks which happened in India in 2008, it has been taken into custody. अब इनके अगेंस्ट जो भी केस चलेगा that's a different thing, but finally एक्सट्रेडिशन हो पाना एक कंट्री का बहुत बड़े लेवल पे पावर दर्शाता है, पावर को दिखाता है कि भाई कोई कंट्री कितने बड़े लेवल पे केपेबल है इस तरीके का एक्सट्रेडिशन कराने के लिए, वो भी यूएस जैसी कंट्री से. सो इट्स अ ह्यूज डील. नेक्स्ट भाई, चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें एक और हाल ही में एक चीज देखने को आ रही है, दैट इज बीजिंग रिस्ट्रिक्ट करने वाला है इंपोर्ट्स ऑफ मूवीज फ्रॉम हॉलीवुड. तो चाइना का कहना था थर्सडे को कि इट वुड इमीडिएटली रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स इन रिटेलिएशन फॉर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एस्केलेशन ऑफ वॉशिंगटन टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड चाइनीज गुड्स. दो एनालिस्ट का ये कहना है कि ये बहुत ही कम इंपैक्ट डालने वाला है. बेसिकली एनालिस्ट का ये कहना है हॉलीवुड के लिए चाइना इज नॉट दैट बिग अ मार्केट. 30 साल बाद, ड्यूरिंग विच चाइना एनुअली 10 हॉलीवुड मूवीज इंपोर्ट करता था, इट्स नेशनल फिल्म एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना था कि मिस्टर ट्रंप का इंक्रीज ऑफ टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स वुड फर्दर सावर डोमेस्टिक डिमांड फॉर यूएस सिनेमा इन चाइना आफ्टर ईयर्स. टू कोट हिम, एनएफए की वेबसाइट पे ऐसे कहना था
कि वी विल फॉलो मार्केट रूल्स, रिस्पेक्ट द ऑडियंसेस चॉइस एंड मॉडरेटली रिड्यूस द नंबर ऑफ अमेरिकन फिल्म इंपोर्ट। तो वैसे स्टेप बड़ा है बट इतना ज्यादा एक्चुअली में मार्केट पे उतना इम्पैक्ट नहीं पहुंचेगा यूएस के मार्केट पे, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। ओके अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में एक अपकमिंग अमेंडमेंट है टू द आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, और उसमें बोला जा रहा है अमेंडमेंट यानी चेंजेस करने वाले हैं आरटीआई एक्ट में, और इन चेंजेस में मिनिस्टर का ये कहना है क्या चेंज नहीं किया जाएगा, द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ एंड विल नॉट रिस्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऐसा यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि ये अमेंडमेंट किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं करने वाला है पब्लिक लाइफ को, ना ही डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन को ये रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, मिस्टर रमेश हैड रेज्ड सिविल सोसाइटी कंसर्न दैट द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट टू आरटीआई एक्ट वुड अलाउ द गवर्नमेंट, बेसिकली उनका कहना है कि ये जो नया अमेंडमेंट आ रहा है ये गवर्नमेंट को परमिशन देगा, अलाउ करेगा, इंफॉर्मेशन देने से मना करने का अलाउ करेगा, बेसिकली डिनाइंग इंफॉर्मेशन अलाउ करेगा ऑन द सब्सिडी एलोकेशन, किस जगह कितना सब्सिडी एलोकेट की गई है, एंड दूसरे ऐसे स्कीम्स अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ सिटीजन्स एंड ऑफिशियल्स आर इन्वॉल्व। तो उनका ये कहना है कि भाई ये नया अमेंडमेंट की वजह से गवर्नमेंट इस ढाल को यूज कर सकती है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिशियल्स या सिटीजन्स की इन्वॉल्व है, इसलिए हम ये इंफॉर्मेशन आपको पब्लिकली नहीं दे सकते, और वो इंफॉर्मेशन के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं पब्लिकली नहीं रिलीज करेंगे, आर रिलेटेड टू स्कीम्स एंड सब्सिडीज। उनका ऐसा कहना है, हमारे यूनियन मिनिस्टर का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, दिस विल नॉट हिंडर या अफेक्ट ट्रांसपेरेंसी इन एनी मैनर। ये जो अमेंडमेंट है विच विल किक इन व्हेन द डीपीडीपी रूल्स आर नोटिफाइड इन द कमिंग वीक्स to enforce the act will be significant blow to the RTI Act according to the activist civil society groups जो कि बेसिकली बहुत सारे डिजिटल राइट्स के लिए लड़ रहे होते हैं और एडवोकेट कर रहे होते हैं, और प्रो ट्रांसपेरेंसी आउटफिट्स, उन सबका यही कहना है, दे हैव रेज्ड अलार्म ओवर दिस अमेंडमेंट ऑफ ईयर्स फॉर ईयर्स। ओवर 120 ऑपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने साइन किया है एक लेटर टू मिस्टर वैष्णव सीकिंग अपील ऑफ द अमेंडमेंट। तो उसके बदले में मिस्टर वैष्णव ने डिफेंड करते हुए जो लेटर लिखा है उसमें साइट किया गया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो राइट टू प्रिवेसी वाला जजमेंट 2017 में आया था, जिसमें यह बोला गया था कि राइट टू इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, under article 21 of the constitution there is a need for harmonious provisions between the right to information and the right to privacy। ठीक है, सो आने वाले टाइम में हमको धीरे से पता चलेगा what really happened about whatever amendment is being brought about with regards to this new act। Coming on to the next important news। दिस इज इंपॉर्टेंट। केरला के दो दोस्तों ने साथ में मिलकर, मोहम्मद नबीन एंड आशिर करियती ने मिलके डेवलप किया है इको फ्रेंडली एडिबल रैपर्स। सो व्हाट इफ वी कुड बाइट इनटू आवर बर्गर विदाउट वरीइंग अबाउट पीलिंग ऑफ इट्स रैपर। वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर बर्गर के ऊपर रैपर चढ़ा हुआ मिलता है, अक्सर पन्नी पॉलिथीन का मिलता है, प्लास्टिक का मिलता है, व्हाट इफ आप उसके थ्रू बर्गर को खा पाते, मतलब एडिबल रैपर मिलता। दो स्टूडेंट्स एट द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वेल्लयानी, जो एक सबर्ब है ऑफ केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम, दे हैव नाउ मेड दिस पॉसिबल बाय डेवलपिंग edible food wrappers। So Ashir Karyatil and he finished his MSc biotechnology, and Mr. Mohammad Nabeen again BSc student, agriculture student है ये, they are behind this invention। उनका ये कहना है we wanted to begin a startup that is beneficial to the society। The edible wrappers will help in reducing plastic waste and promote sustainable living। एक मटेरियल डेवलप किया गया है यूजिंग सेल्यूलोज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया दैट विल एक्ट एज द बेस प्रोडक्ट ऑफ द रैपर।
एमल्सिफायर्स डिराइव फ्रॉम बैक्टीरिया अलॉन्ग विद द एसेंशियल ऑयल्स, जो कि कुछ कुछ प्लांट से निकाले जाएंगे, इनको एक साथ इनकॉर्पोरेट करके एक मटेरियल तैयार किया जाएगा टू फॉर्म द रैपर नेम्ड ईडन रैप. द पैकेजिंग मटेरियल विल ऑल्सो हेल्प एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड. द एसेंशियल ऑयल्स जो यूज किए जाएंगे रैपर में, वो उसको बेसिकली एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी देंगे. माइक्रोब्स या जो छोटे छोटे बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबसे बचने की प्रॉपर्टी उसमें लेकर आएंगे, thus extending the shelf life of the product automatically. Look, just give me a second. Right. उनका ये कहना है कि द रैपर विच विल डीकम्पोज इन अ मंथ, एक महीने के अंदर डीकम्पोज हो जाएगा अगर उसको फेंक दिया जाए, हैज अ प्लास्टिक लाइक अपीयरेंस. मोर अवेयरनेस अबाउट एडिबल रैपर्स कुड एनकरेज वाइडर पब्लिक एक्सेप्टेंस. तो आने वाले टाइम में हो सकता है हमको ये रैपर अपने फूड प्रोडक्ट्स के साथ देखने को मिले. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर विच इज टुडेज 12th of April. तमिलनाडु के पोल्स की बात हो रही है तो AIADMK एंड बीजेपी सील द डील फॉर 2026 पोल्स इन तमिलनाडु, अ फुल ईयर अहेड ऑफ द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस. AIADMK and BJP they have revived their electoral ties on Friday. यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने यहाँ पे अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है that a coalition government would be formed after the election. Addressing the press conference, उनका ये कहना था कि 2026 के जो इलेक्शंस होंगे वो लड़े जाएंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ AIADMK जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी के पलानी स्वामी. ठीक है. द की इश्यूज ऑफ द अपकमिंग इलेक्शन विल बी रूलिंग DMK's करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज एंड अटैक्स ऑन दलित्स एंड विमेन. ये अगर आप हमको बेसिकली उनका कहना है वोट देके लाते हो तो की इलेक्शन के मुद्दे जिनके ऊपर लड़ाई होगी, बहस होगी, वो ये मुद्दे होंगे. मिस्टर शाह का कहना है claiming that the ruling party was highlighting the contentious issues such as Sanatan Dharma, delimitation, NEET and the 3 language education policy to divert people's attention. इन सारे मुद्दों के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं किस तरीके से DMK के अभी फुल टाइम चर्चा में यही 3-4 चीजें. सबसे पहली चीज हम बात करें डिलिमिटेशन की जो बात हो रही है तो तमिलनाडु ने एक साथ बहुत सारे इनफैक्ट साउथ इंडियन स्टेट्स का भी समर्थन एंड साथ गैदर कर लिया है, जिसमें उनका ये कहना है कि जो 2026 में सेंसस होने वाला है, पॉपुलेशन सेंसस होने वाला है, उसके हिसाब से जब लोकसभा सीट्स रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी या नंबर बढ़ाया जाएगा, वट एवर दे आर गोइंग टू डू इज गोइंग टू बी अनफेयर टू द सदर्न स्टेट्स. पहली चीज उन्होंने ये बोली. दूसरा उन्होंने नीट एग्जाम के बारे में बोल रहे हैं विच इज अ मेडिकल फील्ड में जाने के लिए जो आप एग्जाम देते हो, एंट्री लेवल एग्जाम, उसके बारे में उनका ये कहना है कि यार वी वांट टू हैव अ सेपरेट एग्जाम फॉर आवर स्टेट. मतलब वी वांट टू बी आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ नीट, हम अपना खुद का स्टेट का सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं. और तीसरी जो बात हो रही है 3 language पॉलिसी. दे आर क्लेमिंग दैट द सेंटर इज ट्राइंग टू इम्पोज हिंदी ऑन सदर्न स्टेट्स एंड इसमें रूलिंग पार्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि भाई इतना ही है तो 3 language पॉलिसी आप डेवलप करके लाओ ना, जिसमें आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, सारे के सारे फील्ड्स अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाओ. एक लैंग्वेज रखो हिंदी, एक लैंग्वेज रखो इंग्लिश. तो दे आर इसके बदले में सेंटर ने ये भी बोला है कि अगर आपसे नहीं होता तो हम जब चुनकर आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको करके दिखाएंगे किस तरीके से 3 language पॉलिसी वर्क कर सकती है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, चाइना ने इंपोज किया है 125% टैरिफ यूएस के गुड्स के ऊपर. तो ये रिटेलिएटरी फाइनली स्टेप बहुत ही बड़ा चाइना ने लिया है. चाइना ऑन फ्राइडे कंटिन्यूड इट्स टिट फॉर टैट मूव अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अमेरिका ने 145% टैरिफ लगाया था चाइना पर और चाइना ने 125% लगाया है इसके बदले में. चाइना का जो कस्टम्स टैरिफ कमीशन है उनका कहना है इवन इफ द यूएस इंपोजेस अ हायर टैरिफ it would no longer make economic sense and ultimately go down as a joke in the world economic history. उनका ये भी कहना है कि given that it's already impossible for Chinese market to accept US के goods या US के imports, अभी जो current prices चल रहा है उस पर या current tariff level पे, अगर US इससे और बढ़कर भी टैरिफ लगाता है, बेसिकली उनका ये कहना है 145% इतना हाई टैरिफ लगा दिया,
अब तुम उसको 145 को 200 भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बदले में आप रिटेलिएशन में 200 कर दो। in any case 145% पर भी it's very hard to accept US के goods in China, तो अब इससे बढ़ाएंगे भी तब it will just go down like a joke in the history of world economy. ठीक है, yet should the US persist in substantially undermining China's interest, Beijing will take firm countermeasures, it added. उनका ये कहना है अगर उसके बाद भी यूएस इस तरीके की हरकत करता है और इस तरीके के स्टेप्स लेता है तो बीजिंग पीछे नहीं रहेगा. वी विल कंटिन्यू इन दिस trade war. Okay, so I look, these were all the important news which happened in the past 2 days in country as well as outside. नेक्स्ट हम मिलेंगे ऑन मंडे, और मंडे को हम डिस्कस करेंगे संडे और मंडे का न्यूज़पेपर विच इज 13th एंड 14th. सो विद दैट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन. आई विल सी यू गाइस अगेन ऑन मंडे. दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ.